सियासत की बड़ी खबरें आपको बता दें। आज झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र है। अपनी सदस्यता पर जारी सस्पेंस के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा दांव खेला है। उधर दुमका की बेटियों को न्याय दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। आदिवासी संगठनों ने दुमका बंद का आह्वान किया है। तो आज किस तरीके से सियासत का सुपर सोमवार है, हम आपको दिखा रहे हैं। नीतीश का दिल्ली चलो अभियान दिख रहा है यहाँ पर। झारखंड में विश्वास मत की एक तरफ दूसरी तस्वीर। गुजरात दौरे पर राहुल गांधी हैं, एक नई जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं केजरीवाल भी मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात झारखंड सियासत की करेंगे। यहाँ पर हेमंत सोरेन की परीक्षा अभी बाकी है। हालांकि जो विधायक हैं वो अब वापस लौट चुके हैं, उन्हें सर्किट हाउस में रखा गया है। आपको बता दें कि अब हेमंत सोरेन के आगे बड़ी चुनौती है। आज झारखंड विधानसभा का यह विशेष सत्र है जिसमें अपनी सदस्यता पर जारी सस्पेंस के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा दांव खेला है। दुमका की बेटियों को न्याय दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। आदिवासी संगठनों ने दुमका बंद का आह्वान किया है। दो बड़ी खबरें झारखंड से। सोरेन आज सदन में खुद विश्वास मत पेश करेंगे। इसके जरिए यह दिखाने की कोशिश है कि सदन का विश्वास उन पर बरकरार है। कल रात ही महागठबंधन के विधायक रायपुर से रांची पहुंचे हैं। इन्हें रांची सर्किट हाउस में रखा गया था। इन विधायकों से मिलने खुद देर रात सीएम हेमंत सोरेन सर्किट हाउस पहुंचे। तो आज झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र है, शक्ति प्रदर्शन एक तरीके से कह सकते हैं। और ये इसलिए ये दिखाने और जताने की कोशिश है कि उनके साथ अभी भी समर्थन है, सारे विधायक एकजुट हैं। क्योंकि इस बीच खबरें तो ये हेमंत सोरेन की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि बीजेपी विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हमने देखा। उसके बाद अब हेमंत सोरेन ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि विश्वास मत हमारे साथ है। हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर भी सस्पेंस जारी है। उसको लेकर भी लगातार स्थिति क्लियर करने के लिए राज्यपाल को चिट्ठी लिखी जा रही है। लाख का पद केस में सोरेन की सदस्यता जाने का खतरा मंडरा रहा है। रिपोर्ट पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक इस पर कुछ भी राज्यपाल की तरफ से नहीं कहा गया है। रांची से हमारे सहयोगी अशोक सिंघल इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, देखिए बड़ा दांव यहां पर सोरेन सरकार की ओर से, उनका ये फेस सेविंग एक्सरसाइज भी कहा जा सकता है। दूसरी तरफ विश्वास मत में किस तरीके से इसका योगदान होगा, इस पर जानकारी दीजिए। देखिए 11 बजे से आज ही एक दिन के लिए ये विशेष सत्र बुलाया गया है, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने एक रणनीति बनाई है अपनी। धरना प्रदर्शन किया विधानसभा के अंदर और बाहर भी और अंदर भी प्रदर्शन करेंगे। अलग अलग मुद्दों को, जनता से जो मुद्दों को उठाएंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बीजेपी विधायक रणधीर सिंह जी, जो पूर्व मंत्री भी है। रणधीर जी, क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है बीजेपी की, और आज हाउस में विश्वास मत लेके आ रहे हैं हेमंत सोरेन? देखिए, अभी तो हम लोगों ने सदन के बाहर में जो राज्य में लगातार लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं, धर्मांतरण के मामले बढ़ रहे हैं, हमारी हिंदू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, उनको जो है लगातार धर्मांतरण का प्रयास किया जाए। और सरकार, मुख्यमंत्री जी का बयान आता है कि इस तरह की घटनाएं होती रहती है। लगातार हमारे एनसीआरए टीम को मिलने नहीं दिया जा रहा है, उन बेटियों के साथ मिलने नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन जो है पूरी तरफ से यहाँ पर सरकार के दबाव में काम कर रही है। उन मुद्दे को लेकर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। इसके अलावा जो सरकार ने स्वयं आज विश्वास मत जो प्रस्ताव लाया है, ये भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए ने कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया है। महामहिम राज्यपाल ने कोई आदेश नहीं दिया सरकार को, न ही माननीय कोर्ट ने कोई आदेश दिया। उसके बाद भी इस तरह के जो है प्रस्ताव लाकर ये हेमंत जी को कहीं ना कहीं अपने पार्टी के विधायकों के ऊपर में, अपने सहयोगी विधायकों पर विश्वास नहीं है। लगातार 10 से 15 मिनट तक लगातार उन विधायकों को हाईजैक करके रखा गया है। रिसोर्ट पॉलिटिक्स यहाँ हो रही है। लगातार जनता की जो ज्वलंत समस्या है, सरकार भाग रही है और इस तरह की घटनाएं पर लगातार यहाँ वृद्धि हो रही है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण तरीके से इस लड़ाई को लड़ेगी। लेकिन हेमंत सोरेन का यह कहना है कि बीजेपी चुनी हुई सरकार को अपदस्त करने की कोशिश कर रही है, अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए हम लोग अपना एकजुट है और जनता हमारे साथ है, विधायक हमारे साथ है। बिल्कुल, ये तो कहीं ना कहीं से ये साबित नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी ने कहीं से ही सरकार को अपदस्त करने का प्रयास नहीं किया है और भारतीय जनता पार्टी ने ही अविश्वास प्रस्ताव लाया है। हेमंत जी ने को स्वयं मुख्यमंत्री रहते हुए, स्वयं उन्होंने खनिज मंत्री रहते हुए उन्होंने पता खदान के पास जो विश्वास की संकट है तो अपने लोगों से है, सहयोगी लोगों से है। और इसीलिए आपने देखा होगा पिछले दिनों कांग्रेस के तो फिलहाल आर पार की लड़ाई यहां पर छिड़ती हुई नजर आ रही है, जेएमएम वर्सेस बीजेपी। क्योंकि जेएमएम की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि बीजेपी की तरफ से तोड़ने की कोशिश हो रही थी यहां पर विधायकों को। और ऐसे में जहां एक तरफ नजर राज्यपाल क्या कहते हैं उस पर, वहीं दूसरी तरफ आज विश्वास मत खुद पेश कर रहे हैं और
पूरा इन्हें भरोसा है कि इनके विधायक इनके साथ है। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी हमने अब इसमें देखी, लेकिन ये पूरा मामला देखिए, एक तरफ जहां दुमका कांड सामने आया, मुश्किलें बढ़ी, सोरेन सरकार की राज्यपाल के पास जो रिपोर्ट पहुंची उसको लेकर मुश्किलें बढ़ी, वहीं बीजेपी पर जो आरोप वो लगा रहे थे कि विधायकों को तोड़ने की कोशिश हुई है, तो ऐसे में विश्वास मत में अब सरकार जा रही है सीधे तौर पर। इसके बाद आप ही को बोल रहे हैं, खाली नाम बदनाम करते हैं, उनकी छवि खराब करते हैं और सरकार को अस्थिर करने का काम करते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज ये विश्वास मत के माध्यम से अध्यक्ष महोदय इनको हाउस के बाहर भी अपना हम ताकत दिखा रहे हैं और आज हाउस के अंदर भी इनको अपना ताकत दिखाने का काम किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, यही इसका आज इस विश्वास को लाने का हमें आवश्यकता पड़ी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री नीलकंठ सिंह मुंडा, माननीय सदस्य श्री नीलकंठ सिंह मुंडा, अब नीलकंठ बाबू को बोलने दीजिए। इस वक्त मुंबई दौरे पर है, वहां पर जाकर वो बकायदा दर्शन बाबा गणेश के करते हुए नजर आ रहे हैं। लाल बाग के राजा के दर्शन करने पहुंचे अमित शाह, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एकनाथ शिंदे भी उनके साथ मौजूद है और देवेंद्र फडणवीस भी उनके साथ मौजूद है। वहां पहुंचकर पूजा अर्चना करते हुए अमित शाह लाल बाग के राजा के दर्शन करने पहुंचे हैं अमित शाह। तो ये तस्वीरें भी देखिए वहां से आ रही हैं, लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए जब अमित शाह पहुंचे तो वहां पर जो लोग हैं वो उनसे मिलते हुए भी नजर आ रहे हैं, पूजा अर्चना वो कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे एक तरफ आप देख रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस इस वक्त मौजूद है उनके साथ। तो ये तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं मुंबई से, जहां लाल बाग के राजा के दर्शन करने के लिए अमित शाह पहुंचे हैं। और ऐसे वक्त पर अलग ही मान्यता लाल बाग के राजा की रहती है और चाहे वो सितारे हों फिल्मी, वो सब पहुंचते हैं यहाँ गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए। अमित शाह भी यहाँ पर पहुंचे हैं, पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधी, वहां पर जो कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं और हाथ जोड़कर आशीर्वाद गणपति बप्पा से लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो दरअसल ये मौका भी इसलिए खास है क्योंकि एकनाथ शिंदे की सरकार बनने के बाद अमित शाह का ये पहला दौरा है। इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। दरअसल ये स्थिति भांपने की कोशिश भी है कि इस बीच जब सत्ता परिवर्तन हुआ महाराष्ट्र में, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे हैं, लाल बाग के राजा के दर्शन करने पहुंचे। हालांकि इसके बाद मीटिंग्स का दौर होगा या नहीं, इस पर भी आपको अपडेट देंगे। लेकिन आप देखिए भव्य वो तस्वीर, भव्य वो मूर्ति, बप्पा के दर्शन, और यहाँ पर छोटे से लेकर बड़े नामचीन सितारों तक दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पहुंचे हैं। जल्द बप्पा की विदाई भी की जाएगी, लेकिन उससे पहले गृह मंत्री का ये दौरा बेहद अहम और इसकी शुरुआत बप्पा के दर्शन के साथ। और ये राजनीतिक तस्वीर भी देखिए, इसमें एक तरफ एकनाथ शिंदे, दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस, ये दोनों करता धरता रह चुके हैं और एक अभी मौजूदा सीएम है महाराष्ट्र के, दूसरे पूर्व सीएम है महाराष्ट्र के, और बीच में गृह मंत्री अमित शाह। पंकज उपाध्याय मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। पंकज, देखिए आज का ये दौरा बेहद अहम और इसकी शुरुआत बप्पा के दर्शन के साथ, क्या मीटिंग्स और मुलाकात का दौर भी आज अमित शाह का है? क्या कार्यक्रम रहने वाला है उनका? जी नेहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज की जो ये विजिट है अमित शाह की, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो अमित शाह के लिए कहा जाता है कि उन्हें उनके लालबाग के राजा में बहुत श्रद्धा है, इसीलिए कोविड काल के बाद एक बार फिर से वो यहाँ पर दर्शनों के लिए आए। महत्वपूर्ण बात ये रही कि अकेले नहीं आए, साथ साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी थे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी थे और बाकी भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रमुख आशीष शेलार और विनोद तावड़े भी थे। लेकिन जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, आज वो यहाँ पर आए हैं तो पॉलिटिकल मीटिंग्स तो होनी ही है, जिसकी बात देवेंद्र फडणवीस पहले ही कह चुके हैं। और आज पॉलिटिकल मीटिंग्स में होना यह है कि आने वाले दिनों में जो सबसे महत्वपूर्ण बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हैं, उसकी भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या होगी, भारतीय जनता पार्टी को आगे कैसे बढ़ना है, उस पर एक फाइनलिटी ली जाएगी। और
मार्गदर्शन जिसकी बात देवेंद्र फडणवीस करते हैं आ रहे हैं वो आज अमित शाह देने वाले। यानी पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो आज की अमित शाह की जो मुंबई की विजिट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस भी और एकनाथ शिंदे भी कई मंचों से पहले कह चुके हैं कि आने वाले बीएमसी के जो चुनाव हैं वो बीजेपी और एकनाथ शिंदे कैंप एक साथ मिलकर लड़ने वाला है। देखिए महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन तो हो गया, एमवीए आघाड़ी अब नहीं है, भाजपा एक बार फिर से सत्ता में आ गया है शिंदे गुट के साथ, लेकिन एक जो आखिरी किला है, जो सबसे महत्वपूर्ण किला है जिस पर अब साख की बात आ गई है वो है बीएमसी। इस पे अमित शाह का भी ध्यान है, देवेंद्र फडणवीस का भी ध्यान है और एकनाथ शिंदे का भी ध्यान है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी के लिए आपका। और अगली खबर का रुख करेंगे, आपको दिखा देते हैं बेंगलुरु में बाढ़ और बारिश का कहर। मूसलाधार बारिश की वजह से सिलिकॉन सिटी का हाल बेहाल है। बेंगलुरु में बीती रात भारी बारिश हुई। बारिश से शहर में समंदर जैसी स्थिति है, सड़कों पर पानी ही पानी दिख रहा है। पूरा शहर पानी से सराबोर है, घर डूब गए हैं, लोगों की गाड़ियां डूब गई हैं, घरों में कैद हो गए हैं ये लोग। और 4 तस्वीरें बयां कर रही हैं। इस वक्त हाल बेहाल हो गया है सिलिकॉन सिटी का, जो अपने आप में कई मायनों में हाईटेक सिटी मानी जाती है। वहां पर इस वक्त बारिश से क्या हाल है ये तस्वीरों से साफ हो रहा है। गाड़ियों के पहिए डूब गए हैं, सड़कें पूरी तरीके से लबालब पानी से दिखाई दे रही हैं। ये स्मार्ट सिटी बेंगलुरु की तस्वीर है। आप सोच सकते हैं कि टियर 2 टियर 3 सिटीज का क्या हाल होता होगा जब इतनी हाईटेक सिटी का ये हाल है। बेसमेंट पार्किंग में तक पानी भर गया है। कई ऐसे दफ्तर हैं जिनके बाहर पानी भरा हुआ है, जहां तक पहुंचना इस वक्त कर्मचारियों के लिए मुश्किल हो रहा है। सड़कों पर सैलाब जैसी स्थिति है, वहां पर बसें देखिए कहां तक डूब गई हैं पानी में। ये तस्वीरें बेंगलुरु की इस वक्त की गंभीर स्थिति को बयां कर रही हैं। प्रियंका हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रियंका, जरा पहले तस्वीरों के साथ ही शुरुआत कीजिए, किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं और पानी की निकासी के प्रबंध क्या है? अभी मैं बैंगलोर की ओआरआर वो आउटर रिंग रोड में हूँ। यहाँ आप देख सकते हो ये फ्लडिंग हो रहा है, बहुत रिवर जैसा हो गया है। तो यहाँ ट्रैफिक कंजेशन भी है और पीपल नहीं जा सकता है ये ट्रैफिक वजह से, इसलिए वो ये फ्लाईओवर है स्काईवॉक लेकर उसके अंदर से जा रहे हैं तो बहुत लोग। कल रात बैंगलोर में बहुत ज्यादा ही रेनफॉल हुआ। इसके वजह से सिर्फ ये एरिया नहीं है, ये बेलंदूर है, यहाँ बहुत सारा आईटी पार्क्स है, सेवरल अदर एरियाज में भी ऐसा फ्लडिंग हो गया है। जिस 3-4 डेज बैक बैंगलोर में ऐसा ही रेनफॉल हुआ था, उसके रेनफॉल की वजह से बहुत जगह ऐसा फ्लडिंग हो गया है। स्टॉर्म वाटर ड्रेन से पानी बहुत बाहर आ रहा है, लेक्स ओवरफ्लो हो रहा है, इसलिए बहुत पीपल के लिए यहाँ बहुत मुश्किल हो रहा है ट्रैवल करने। यहाँ बहुत सारा आईटी पार्क्स है, इस एरिया में आईटी कंपनीज है, आईटी कंपनीज बहुत सारा रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं और ये इसके वजह से वो कर्नाटका चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई को भी प्रियंका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। दामन छुड़ाने के बाद अब नीतीश कुमार की निगाह पीएम की कुर्सी पर है और ये साफ भी हो गया है। बीजेपी से अब कभी भी तालमेल नहीं करने का ऐलान करने वाले नीतीश अब विपक्ष को एकजुट करने के लिए निकल पड़े हैं। कभी भी अब उनके साथ किसी भी प्रकार का समझौता भविष्य में हम लोग नहीं करेंगे। 2024 अभी दूर है, लेकिन बीजेपी को घेरने के लिए चक्रव्यूह तैयार करने में जुट गए हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार। जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश ने पूरा प्लान किया कि किस तरह बीजेपी को दिल्ली की सत्ता से बाहर किया जा सकता है। विपक्ष एकजुट होगा तो इनको हराया जा सकता है।
अगर सब आपस में ही लड़ते रहेंगे तो ये नहीं होगा। ये बात हुई अभी हम तो जाने वाले हैं, कुछ दिन में दिल्ली भी या सब लोगों से बात करने वाले हैं जो हम लोगों का साथ दे रहे हैं, उनसे तो मिलेंगे ही, लेकिन अन्य कई लोगों से बात हुई है, विभिन्न पार्टी के लोगों से, उनसे भी हमारी बातचीत होगी और सबको हम सुझाव देंगे। अगर ये बात अगर मान लेंगे, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या अन्य विरोधी पार्टियां हो, सब मिल करके इस पर अगर गौर करें और मिल करके अगर एकजुट होंगे तो इनका कोई भविष्य नहीं है। लेकिन अगर हम लोग एकजुट अगर नहीं होंगे तो इसको खूब लाभ होगा। कुछ इधर से उधर तो कर रहा है आजकल। जेडीयू कार्यकारिणी में बीजेपी पर हमला करते हुए नीतीश के तेवर तल्ख थे। उन्होंने उस मजबूरी का जिक्र किया कि उन्हें क्यों बीजेपी से अलग होना पड़ा, कि किस तरह बीजेपी आरसीपी सिंह को उनकी सरकार गिराने के लिए एकनाथ शिंदे की तरह इस्तेमाल करना चाहती थी। उन्होंने ऐलान किया कि अब वो कभी बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। पढ़ करके अपना कुछ कुछ कहते कहते हमको ले गए, चले गए, ये मूर्खता किया हमने। लेकिन उसके बाद जो एहसास हुआ कि किस तरह से हम लोगों के पार्टी को ही ये तोड़ता है, ये क्या मतलब है? ऐसे लोगों का मतलब क्या है? ये तो आप जान लीजिए कि जब तक हम लोगों की पार्टी है, कभी भी अब उनके साथ किसी भी प्रकार का समझौता भविष्य में हम लोग नहीं करेंगे। नीतीश के तेवर से उनकी रणनीति साफ नजर आ रही है। खबर है कि आज से 2-3 दिन के दिल्ली प्रवास में विपक्ष के विभिन्न नेताओं से मिलकर वो इस रणनीति पर ठोस तरीके से काम भी करने वाले हैं। दिल्ली दौरे में नीतीश कांग्रेस नेता राहुल गांधी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मिल सकते हैं। हालांकि बीजेपी को नीतीश की चुनौती में कोई दम नजर नहीं आता। जो नीतीश बाबू ने औकात दिखाने की बात की है, देहात की कहानी है, अपन बियाह ने सूरदास के बरतुहारी। 15-20 साल से मुख्यमंत्री हैं। 2010 में 85 सीट था, आज घट के 43 पर आ गए और आज तक अकेले कभी चुनाव लड़ करके सत्ता में नहीं आए। औकात दिखाने चले हैं नरेंद्र मोदी। बेशक नीतीश के पास अपना बहुत बड़ा जनाधार नहीं, लेकिन उन्हें ये पता है कि मोदी के मुकाबले विपक्ष का स्पेस अभी खाली है और वो ये जगह भर सकते हैं। अगर विपक्ष की तरफ देखें तो पीएम दावेदार के रूप में राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार जैसे नाम हैं, लेकिन नीतीश भी इस रेस में पीछे नहीं। बात कर रहे हैं, उनके पास एक चेहरा है। चेहरे के सवाल में आप कह रहे हैं कि हम बैठकर वार्तालाप करेंगे, उसमें चेहरा निकलेगा। बिल्कुल। क्या ऐसी स्थिति बनती है तो केसीआर साहब नीतीश कुमार जी का नाम प्रपोज करेंगे? ऐसा देखिए, मैं कौन होता हूँ? अब चलिए, मैं कहूँगा तो कोई विरोध करे। 50 मिनट हो गया आपका। इस पूरे प्रक्रिया में कांग्रेस पार्टी की क्या? नीतीश कुमार कदम बढ़ा चुके हैं। अब देखना ये होगा कि विपक्ष की दूसरी पार्टियां क्या उनको इस रूप में मंजूर कर पाती हैं। रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक।